अम्म, जरा सोचिए, एक तरफ ना 18,000 संस्थाओं के विदेशी चंदे वाले जो लाइसेंस हैं वो रद्द हो रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा छटनी अभियान चल रहा है। हाँ, और बिल्कुल उसी समय एक चर्चित संगठन को वही दुर्लभ लाइसेंस मिल जाता है। सही कहा। वो भी एक ऐसे व्यक्ति के संगठन को जो मतलब हिंदू राष्ट्र की बहुत मुखर वकालत करते हैं। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम ना इसी विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये मामला सतह पर जितना सीधा लगता है ना, अंदर से इसके तार उतने ही उलझे हुए हैं। हम बस एक मंजूरी या कुछ लाइसेंस रद्द होने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम उस पूरी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो ये तय करती है कि दुनिया भर का पैसा भारत की जमीन पर मौजूद संस्थाओं तक आखिर पहुंचता कैसे है। सही बात है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें कुछ विस्तृत न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, एफसीआरए के ताज़ा आंकड़े हैं और एक बहुचर्चित संशोधन बिल है, हम इन सब के आधार पर गृह मंत्रालय के इस हालिया फैसले की तह तक जाएंगे। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा मकसद किसी राजनैतिक बहस में पड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम एकदम निष्पक्ष हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ उन तथ्यों और कानूनों को सामने रखना है जो स्रोतों में दिए गए हैं, ताकि मतलब श्रोता इस पूरी व्यवस्था को खुद समझ सकें। यही सबसे सही तरीका है, क्योंकि जब भी बात विदेशी फंडिंग और धर्म की आती है ना, तो अक्सर भावनाएं तथ्यों पर हावी हो जाती हैं। हमें प्रशासनिक मशीनरी को समझना होगा। तो सीधे मुख्य घटना पर आते हैं। मध्य प्रदेश का जो श्री बागेश्वर जन सेवा समिति गढ़ा है, उसे अब कानूनी रूप से विदेशों से चंदा लेने की अनुमति मिल गई है। हाँ, और स्रोतों के मुताबिक उन्हें ये मंजूरी धार्मिक हिंदू श्रेणी के तहत दी गई है। सही। और इसका नेतृत्व 29 वर्षीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। स्रोत में साफ लिखा है कि वो मतलब हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं और राजनेताओं के बीच उनका काफी प्रभाव भी है। बिल्कुल, उनकी सार्वजनिक छवि बहुत मुखर है। हाँ, तो यहाँ मैं ना एक उपमा देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि एफसीआरए का लाइसेंस मिलना किसी बैंक में आम सेविंग्स अकाउंट खोलने जैसा तो बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। ये असल में एक बेहद सख्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पासपोर्ट मिलने जैसा है ना? देखिए, ये पासपोर्ट वाली उपमा कुछ हद तक सही है, लेकिन ये तस्वीर का बस एक हिस्सा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पासपोर्ट तो बस आपको बॉर्डर पार करने देता है, पर एफसीआरए का लाइसेंस असल में उस संगठन को एक मल्टीनेशनल एंटिटी की तरह काम करने की ताकत दे देता है। मल्टीनेशनल एंटिटी? इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि जब तक आपके पास ये लाइसेंस नहीं है, तो आपका चंदा सिर्फ उसी राज्य या देश के लोगों तक सीमित है। लेकिन लाइसेंस मिलते ही आप अमेरिका या ब्रिटेन में बैठे अपने समर्थकों से भी डॉलर या पाउंड में चंदा ले सकते हैं। अरे वाह! और वो पैसा भारत आते ही करेंसी कन्वर्जन की वजह से कई गुना बढ़ भी जाता होगा। बिल्कुल, और इस वित्तीय विस्तार का सीधा असर संगठन की ताकत पर पड़ता है। जैसे मतलब बड़े आश्रम बनाना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करना। तो ये सिर्फ चंदा लेने की बात नहीं है, ये अपनी पहुंच को ग्लोबल स्केल पर ले जाने का एक पक्का कानूनी रास्ता है। हाँ, अपने वैचारिक प्रभाव को विश्व स्तर पर फैलाने का। सही। लेकिन जब हम इस वित्तीय पासपोर्ट की ताकत को देखते हैं ना, तो सवाल उठता है कि ये बांटा किसे जा रहा है? स्रोतों में दिए गए आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े बहुत कुछ साफ कर देते हैं। स्रोतों में इस मंजूरी को लेकर क्या संख्या दी गई है? स्रोत बताते हैं कि अप्रैल के मध्य तक कुल 38 एनजीओ को ये नया एफसीआरए पंजीकरण दिया गया था। सिर्फ 38? हाँ, और हैरानी की बात यह है कि इन 38 में से केवल 6 संगठनों को हिंदू धार्मिक श्रेणी में रखा गया है और बागेश्वर धाम इन्हीं 6 में से एक है। जबकि भारत में कुल सक्रिय एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ 14,538 हैं। सोचिए, 14,000 से ज्यादा में से इस नई लिस्ट में सिर्फ 6। ये तो मतलब एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब हो गया ना? बिल्कुल। और अगर हम इन 6 नामों को देखें ना, तो बात और दिलचस्प हो जाती है। इसमें रामकृष्ण मिशन और राधा स्वामी सत्संग जैसे बहुत पुराने और ऐतिहासिक नाम शामिल हैं। आज जिनका नेटवर्क तो पहले से ही पूरी दुनिया में है। तो यही मुझे उलझन होती है। रामकृष्ण मिशन जैसी स्थापित संस्थाओं के साथ एक नए और इतने चर्चा में रहने वाले संगठन का खड़ा होना क्या दर्शाता है? देखिए, सरकार के नजरिए से एफसीआरए लाइसेंस देना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, बहुत लंबी प्रक्रिया होती होगी। बिल्कुल। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट लगती है, पिछले 3 साल के वित्तीय रिकॉर्ड चेक होते हैं, ये देखा जाता है कि पैसा गलत जगह तो इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या इसे एक तरह का स्टेटस सिंबल माना जा सकता है? स्टेटस सिंबल कहना शायद थोड़ा आसान कर देना होगा चीज़ों को,
लेकिन ये संस्थागत वैधता का बहुत बड़ा प्रमाण जरूर है। मतलब उन्होंने सिस्टम की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। सही कहा। ये संदेश जाता है कि संगठन ने वो ढांचा खड़ा कर लिया है जो सरकार की नज़र में पूरी तरह वैध है। लेकिन अगर इस एक्सक्लूसिव क्लब में कुछ नए लोग आ रहे हैं तो बाहर निकाले जाने वालों की संख्या भी तो स्रोत में है, और वो सच में होश उड़ाने वाली है। हाँ, कहानी का वो दूसरा पहलू बहुत ही गंभीर है और वही सरकार के असली दृष्टिकोण को दिखाता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार 2015 से अब तक सरकार ने 18,000 से ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। 18,000, ये बहुत बड़ा नंबर है। और इतना ही नहीं, ये जो पूरा कानूनी ढांचा है ना, इसमें ये पंजीकरण स्थायी नहीं होता। आपको हर 5 साल में इसे रिन्यू कराना पड़ता है। हाँ, ये समझना जरूरी है। ये कोई आजीवन मिलने वाला सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैंने जो पासपोर्ट वाली उपमा दी थी ना, मुझे लगता है वो अब बदलनी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या कहेंगे आप इसे? ये तो ऐसा है जैसे इमिग्रेशन काउंटर पर पहले सिर्फ पासपोर्ट देखकर अंदर जाने देते थे, लेकिन अब हर 5 साल में आपको अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ हो रही है। हाँ, आपकी एक एक रसीद चेक हो रही है। बिल्कुल। और जरा सा भी शक हुआ तो सीधे डिपोर्ट कर रहे हैं। तो इतनी भारी संख्या में रद्दीकरण और हर 5 साल की पाबंदी क्या दर्शाती है? आपकी ये उपमा ना मौजूदा हालात को एकदम सही तरह से समझाती है। ये व्यवस्था भरोसे पर नहीं बल्कि निरंतर संदेह के सिद्धांत पर काम कर रही है। निरंतर संदेह मतलब हर वक्त शक की नजर। हाँ, पहले एफसीआरए को लेकर थोड़ा ढीला रवैया था, पर अब सरकार मानती है कि विदेशी पैसा देश की अंदरूनी नीतियों को प्रभावित कर सकता है। तो रिन्यूअल सिर्फ फॉर्म भरना नहीं रह गया है? एकदम नहीं। संस्थाओं को साबित करना होता है कि जो पैसा शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए आया था वो वहीं खर्च हुआ है। और अगर एक भी ट्रांजैक्शन में गड़बड़ हुई तो? या फिर ऑडिट रिपोर्ट समय पर नहीं आई तो लाइसेंस तुरंत रद्द। 18,000 रद्दीकरण यही बताते हैं कि ये कोई अधिकार नहीं है बल्कि एक विशेषाधिकार है जिसे कभी भी छीना जा सकता है। बाप रे। लेकिन अगर ये इमिग्रेशन काउंटर वाली सख्ती कम थी तो अब तो एक नया बिल भी आ रहा है जो इस प्रक्रिया को और भी खौफनाक बना देगा। हाँ, आप विदेशी अंशदान संशोधन बिल 2026 की बात कर रहे हैं। इसी ने तो विवाद खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। स्रोतों में इस बिल का विस्तार से जिक्र है और इसका सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा है इसका टेक ओवर क्लॉज। हाँ, टेक ओवर शब्द से ही काफी बेचैनी है। इसके तहत अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस सस्पेंड या रद्द होता है तो मंत्रालय उसकी संपत्ति को सीधे जब्त कर सकता है। और इसीलिए स्रोतों के मुताबिक तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के नेताओं और कई ईसाई समूहों ने इसका भारी विरोध किया है। हाँ, इतना हंगामा हुआ संसद में कि चर्चा ही टालनी पड़ गई। बिल्कुल। मुझे ना इस टेक ओवर क्लॉज को समझना है। क्या मैं यहाँ वो मकान मालिक और किराएदार वाला उदाहरण दे सकता हूँ? हाँ, बताइए कैसे। मतलब पहले नियम ये था कि अगर किराएदार ने नियम तोड़े तो मकान मालिक उसे घर से निकाल देता था, संस्था को काम रोकना पड़ता था। सही बात है। लेकिन ये नया टेक ओवर नियम तो ऐसा है कि मकान मालिक सिर्फ घर से नहीं निकाल रहा बल्कि किराएदार का सारा फर्नीचर, बैंक अकाउंट, सब कुछ हमेशा के लिए जब्त कर रहा है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। तो मेरा सवाल ये है कि निलंबन या सस्पेंशन जैसी स्थिति में जहां अभी आरोप साबित भी नहीं हुआ है, पूरी संपत्ति जब्त कर लेना कितना बड़ा बदलाव है। ये तो संस्था को ही मिटा देने जैसा है। यही तो वो डर है जो प्रदर्शनकारियों की मुख्य चिंता है। देखिए, कानूनी रूप से ना सस्पेंशन और रद्दीकरण में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, सस्पेंशन का मतलब तो बस जांच चल रही है ना? बिल्कुल। सरकार को अंदेशा है और आमतौर पर 180 दिन तक जांच चलती है। विरोध करने वालों का तर्क यही है कि अगर जांच के दौरान ही संपत्तियां जब्त हो जाएंगी तो संस्था काम कैसे करेगी? जैसे अस्पताल की इमारतें या स्कूल की जमीन। हाँ, या अनाथालयों के बैंक खाते। मतलब ये तो प्राकृतिक न्याय के उस सिद्धांत के ही खिलाफ है कि जब तक दोष साबित ना हो सजा नहीं मिलनी चाहिए। सही कहा आपने। आलोचकों का मानना है कि ये टेक ओवर क्लॉज सरकार को असीमित ताकत दे देगा, जिसका इस्तेमाल किसी भी मुखर संस्था को रातों रात पंगु बनाने के लिए हो सकता है। हाँ, सरकार कह सकती है कि ये भ्रष्ट संस्थाओं को रोकने के लिए है, लेकिन जमीनी स्तर पर संपत्ति छिन जाने का डर किसी भी संगठन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यही वो बिंदु आता है जहां ये दोनों अलग अलग घटनाएं ना आपस में टकराती हैं और स्थिति बहुत संवेदनशील हो जाती है। आप उस नए अप्रूवल और कड़े नियमों के विरोधाभास की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। एक तरफ टेक ओवर जैसे कड़े बिल का प्रस्ताव और 18,000 रद्दीकरण, और ठीक उसी समय एक ऐसे संगठन को मंजूरी जिसकी छवि भड़काऊ मानी जाती है और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और यही टाइमिंग इस पूरी चर्चा का मुख्य कारण है।
स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। तो इस विरोधाभास को कैसे समझें? एक तरफ इतना कड़ा क्रैकडाउन और दूसरी तरफ एक ऐसा संगठन जो अपनी ग्लोबल पहुंच बढ़ा रहा है। देखिए, इसका निष्पक्ष विश्लेषण करने के लिए हमें इसे दो अलग चश्मों से देखना होगा। एक है कानूनी चश्मा और दूसरा है सार्वजनिक धारणा या पब्लिक परसेप्शन। तो कानूनी रूप से ये कैसे काम करता है? कानूनी रूप से व्यवस्था एक तय प्रक्रिया के तहत चलती है। अगर बागेश्वर धाम से जुड़े संगठन ने सारे दस्तावेज सही जमा किए हैं, उनके खातों में कोई गड़बड़ नहीं है और आईबी को कोई आपत्ति नहीं है, तो कानूनन उन्हें मंजूरी मिलनी चाहिए। मतलब कानून इस बात से तय नहीं होता कि विचारधारा क्या है या नेता कितने करीब हैं। एकदम सही। जो 18,000 एनजीओ बंद हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने नियम तोड़े या ऑडिट नहीं दिए। तकनीकी रूप से यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। जो नियम मानेगा वो उस क्लब में रहेगा। ये तो हुई कागजों की बात, लेकिन आम धारणा क्या कहती है? और असल जटिलता वही है। पब्लिक परसेप्शन में टाइमिंग और संदर्भ बहुत मायने रखते हैं। वो कैसे? जब एक तरफ अल्पसंख्यक समूह 2026 के बिल का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार उन्हें निशाना बना रही है, तो उसी वक्त अगर किसी मुखर विचारधारा वाले धार्मिक संगठन को मंजूरी मिलती है, तो व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि क्या जटिल कागजी कार्रवाइयों की रफ्तार सबके लिए एक जैसी है? ये दिखाता है कि सिर्फ कानूनी रूप से सही होना काफी नहीं है। पारदर्शी और निष्पक्ष दिखना भी उतना ही जरूरी है। बहुत ही सटीक विश्लेषण किया आपने। सिस्टम सिर्फ नियमों से नहीं, लोगों के भरोसे से चलता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें, तो हमने कई परतों को खोला है। हमने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम को मिले उस दुर्लभ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पासपोर्ट से शुरुआत की थी। हाँ, और समझा कि कैसे 6 संगठनों का होना इसे एक एक्सक्लूसिव क्लब बनाता है और ये एक बड़ी संस्थागत वैधता का प्रतीक है। फिर हमने वो इमिग्रेशन काउंटर वाली सख्त व्यवस्था देखी जहां 18,000 लाइसेंस रद्द हुए, और आखिर में 2026 के संशोधन बिल की टेक ओवर क्लॉज पर बात की, जिसने ये बहस छेड़ दी है कि क्या सस्पेंशन के दौरान संपत्ति जब्त करना उचित है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब सिर्फ कुछ फाइलों की बात नहीं है। बात यह है कि ग्लोबल पैसा भारत की संस्थाओं तक कैसे पहुंचता है और इसे नियंत्रित करने वाले नियम कितने ताकतवर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमेशा की तरह हम इस चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ खत्म करेंगे जो स्रोतों पर आधारित है, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर करता है। जी, बताइए। जरा सोचिए, अगर 2026 के बिल का वो विवादित टेक ओवर क्लॉज का भी संसद से पास हो जाता है और किसी पुराने एनजीओ का लाइसेंस सरकार महज सस्पेंड कर देती है, उनकी पूरी संपत्ति रातों रात जब्त हो जाती है। जब वो संस्था सालों तक अदालतों के चक्कर काट रही होगी अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए, तो उस दौरान उन जब्त की गई इमारतों का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे अनाथालयों या अस्पतालों में जो आम लोग थे, जो उन पर निर्भर थे, उनका क्या होगा? जब तक फैसला आएगा शायद वो लोग पूरी तरह बर्बाद हो चुके होंगे। बिल्कुल। इस पर सोचिएगा जरूर।